गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में जो बातें पढ़ी हैं उनमें हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे शत्रु हैं और किस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में भी कार्य करते हैं। आज हम इसी कड़ी में आगे पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव या बिना सूक्ष्म जीवों के भी हम खाद्य परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा पिछले लेक्चर में करी थी कि हम अचार वगैरह को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं पूरे साल भर के लिए, कि खाद्य पदार्थ को किस प्रकार से अचार के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसी में सबसे पहले विधि आती है हमारे पास खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाने के सामान को बचाकर खाने के सामान को खराब होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली विधि है यहाँ पर रासायनिक विधि। तो कहता है रासायनिक विधि में कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में सामान्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जो हमारे पदार्थों को, जो हमारी खाद्य सामग्री को खराब करते हैं, उन जीवों की वृद्धि को रोकने में जो तरीके उपयोग किए जाते हैं उसमें सबसे पहला उपयोग है रासायनिक विधि। तो किस प्रकार से हम इसको खराब होने से रोक सकते हैं? हम नमक तथा या खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार प्रयोग बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट एक यौगिक का नाम सोडियम बेंजोएट, और ये दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इनको सामान्य रूप से परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक मतलब कि जो पदार्थों को खराब होने से बचाता है, जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में मदद करता है। जैसे जैम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नमक द्वारा परिरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण में काफी लंबे समय से किया जाता रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में डाल देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। तो पहली विधि तो थी रासायनिक विधि, दूसरी विधि है नमक द्वारा परिरक्षण। तीसरी विधि है चीनी द्वारा परिरक्षण। कहता है जैम जेली का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी उन जीवाणुओं की वृद्धि को कंट्रोल कर लेती है ये चीनी। चौथी विधि यहां पर दी गई है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो परिरक्षण के रूप में तेल का और सिरके का प्रयोग भी किया जाता है। आप लोग देखते होंगे आपके घरों में अचार वगैरह तेल को किस में डाल के रखते हैं? तेल में डाल के रखते हैं। अचार में सिरका भी डलता है जो उसको खराब होने से बचाता है। अगली विधि है गर्म एवं ठंडा करना।
ये गर्म एवं ठंडा करके भी पदार्थों को कुछ हद तक कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है खराब होने से। जैसे आप लोग देखते हो कि जो थैली वाला दूध आता है उस पर लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। तो इसमें होता क्या है, पहले दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके उसको एकदम से ठंडे चैम्बर में लेकर के जाते हैं, ठंडी जगह पर उस दूध को। तो वो जो टेम्परेचर में अचानक से बदलाव होता है उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और वो इस प्रकार से दूध को खराब होने नहीं देते हैं। सामान्य दूध के मुकाबले वो दूध थोड़े से ज़्यादा समय के लिए ठीक रह सकता है, थोड़े ज़्यादा समय के लिए ठीक रह सकता है। इसी तरीके से पोस्चराइजेशन तकनीक यानी कि गर्म एवं ठंडा करने वाली तकनीक का उपयोग और भी कई खाद्य सामग्रियों में किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि आजकल जब मटर का सीजन नहीं होता है तो मटर के सीजन के बिना भी थैली की मटर आती है, जो थैले में मटर आती है पैकेट में बंद होकर के, वो मटर इस प्रकार से होती है कि मटर वाले जब मौसम चल रहा होता है तो उस मौसम में मटर से दाने निकाल करके उसे इसी विधि द्वारा पहले उनको गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर अचानक से ठंडा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पोस्चराइज्ड तकनीक के द्वारा उन मटरों को या मटर के दानों को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध को पहले जो अभी बताया तकनीक, उसमें दूध को पहले 70 डिग्री तक गर्म करते हैं, फिर अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं, ज्यादा गर्म भी नहीं करना। फिर अब भंडारण एवं पैकिंग, मेवे फल सब्जियों आदि को भी आजकल पैकेट में बंद करके बेचा जा रहा है। तो उसमें भी आप लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे सामान हैं जो पैकेट में बंद होकर के आते हैं, उनमें भी इसी प्रकार से अनेक चीज़ों का प्रयोग करके उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। फिर आगे नया टॉपिक है इसी में, तो इसमें देखो आपने पढ़े खाद्य प्रोडक्शन में रासायनिक विधि, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा, गर्म एवं ठंडा करके। फिर आगे इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप लोगों ने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है वो, और पेड़ पौधे उसको उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे तकरीबन नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक पहुंचनी भी जरूरी है, और उसका ये एक प्रकार से चक्कर चलता रहता है, वायु से पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से वायु में। किस प्रकार से चक्कर चलता है तो इसको समझते हैं हम। नाइट्रोजन की मात्रा, ये चक्कर क्यों चलता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में जितनी है उतनी लगभग होनी जरूरी है, नहीं तो ये जो संतुलन है पर्यावरण का वो डगमगा जाता है। तो इसलिए तो राइजोबियम जीवाणु है, कुछ नीले हरे शैवाल अभी इसका उपयोग इसी प्रकार से करते हैं कि नाइट्रोजन का यूज करके उसको स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन चक्कर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल यानी पर्ण न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। पौधे और जो जंतु है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग सीधे नहीं कर सकते। वो किस प्रकार से जाती है, तो मिट्टी में
उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। जो पेड़ पौधों में, जमीन में, और जो नीले हरे शैवाल जो मौजूद है जमीन के अंदर, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल, उसका उपयोग करके उसको जमीन में मिला देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधा इसका उपयोग मिट्टी से जड़ द्वारा करता है। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। तो पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। किसी ना किसी रूप में हम भी पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं। शेर भी पेड़ पौधों पर डिपेंड है, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से डिपेंड नहीं है। वो कैसे डिपेंड है? हिरण घास फूस खाता है और शेर हिरण को खा जाता है। इस प्रकार से वो भी पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है। अगर हिरण को घास नहीं मिलेगी तो शेर को हिरण भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हिरणों की मृत्यु हो जाएगी बगैर घास के। तो पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के पश्चात मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब कोई पेड़ पौधा गल सड़ जाता है या कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उसके आसपास जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट, यानी कि कुछ हिस्से को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग कार्य करते हैं उसको नष्ट करने में, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। कुछ जीवाणु वायुमंडल से उस मरे हुए जीव जंतुओं से उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वापस चली जाती है वायुमंडल के अंदर। तो परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, लगभग समान रहती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। तो ये था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये जो चक्कर कंप्लीट चलता है कि वायुमंडल से जमीन में, जमीन से जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं से वापस जमीन में, और फिर कुछ जीव जंतु उस नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है। तो ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण चक्र। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं।